That's right. Now let's go across to our old friend Mr. Ganesh Khankar. He is with us, I believe, at the moment. Ganesh Khankar साहब नमस्कार. नमस्कार नमस्कार सर. जय सिया राम सर, जय सिया राम. जय सिया राम सर. थैंक यू. गणेश खानकर साहब, तो लालू यादव जी ने एक और आपको मुद्दा पकड़ा दिया आपके हाथ में. जैसे पिछली बार चौकीदार चोर है बोला गया, तो मोदी जी ने कहा मैं भी चौकीदार. मणिशंकर अय्यर ने चाय वाला कुछ बोला तो उन्होंने चाय पे चर्चा शुरू कर दी. अब हर कोई मोदी जी का परिवार. तो आपको तो मुझे लगता है कि बहुत धन्यवाद करना चाहिए लालू यादव जी का, और अन्य जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं वो तो आपकी मदद कर रहे हैं. मुझे लग रहा है आप ही के लिए काम कर रहे हैं गणेश खानकर जी. बिल्कुल सही कहा आपने राजीव जी, क्योंकि चुनाव नजदीक है, चुनाव शुरू होने की कगार पर है जी. और जब रेस शुरू होती है तो आपने देखा होगा कि सारे पहलवान जो होते हैं तो थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं. अब ये जो वर्कआउट करने का प्रयास हो रहा है, तो वर्कआउट करते करते लोगों के ध्यान में आ रहा है किसी के हाथ में दर्द है, किसी के पाँव में दर्द है, किसी के दिमाग में दर्द है, तो उसका क्या इलाज कर सकते हैं. धन्यवाद तो लालू जी. हर बार कोई ना कोई विरोधी पार्टी हमें सामने से एक मुद्दा दे देती है और हम नहीं उठाती है, जनता उठाती है. आज आप देख सकते हैं कि केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, तो मैं दिन भर सोशल मीडिया पर चेक कर रहा था, मेरा परिवार, ये मोदी जी का परिवार आज ये दिन भर ट्रेंड हो रहा है जी. दिन भर हो रहा है. आपने देखा होगा करेक्ट. चुनाव के पहले मैं भी चौकीदार इसी तरह से ट्रेंड हुआ था. उसका क्या नतीजा हुआ, तो हम 282 से 283 से 302 पर चले. 303. अब 303 से अब 370 पर जाएंगे और एनडीए 400 के पार जाएंगे. ये भी मैं आपको बता रहा हूँ. जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, जिस तरह से सर्वे आना शुरू हो जाएगा और विरोधी पार्टियों को जब ये ध्यान में आएगा कि वो लड़ाई शुरू होने से पहले ही लड़ाई से बाहर चले जा रहे, उनकी अगतिकता आपके ध्यान में आएगी. ये मैं आज आपको बता रहा हूँ. कानकर साहब, कांग्रेस वाज ऑलवेज टेलिंग दैट आपने अपने प्रॉमिस फुलफिल नहीं किए, बट आज इस कदर वो अपोज कर रहे हैं बिकॉज कांग्रेस के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ने ये भी ऑब्जेक्शन उठाया कि व्हाई आर वी सेंडिंग, नो लेबर शुड गो टू इजराइल. एम्प्लॉयमेंट के नाम से हम गरीब जो हमारे नौजवान हैं उनको बेला फुसला कर इजराइल भेज रहे टू वर्क फॉर इजराइल. एंड कांग्रेस, द एंटायर कांग्रेस वाज टोटली अगेंस्ट इट कि इजराइल में जिस प्रकार से माइग्रेशन ऑफ लेबर इज गोइंग ऑन, दैट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री. नाउ ये बार बार जो बोल रहे हैं कि मोदी साहब एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाए, फार्मर्स डबल इनकम नहीं कर पाए, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पाए, मगर माइग्रेशन को भी दे हैव अ प्रॉब्लम. नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम एग्जैक्टली? हाउ डू यू थिंक इजराइल इज रिक्रूटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम देयर? नहीं, ये सोच का नतीजा है ना सर, ये सोच का नतीजा है. अब दुनिया भर से भारतीयों को आने का न्योता दिया जा रहा है और यदि इस समय हम नहीं जाएंगे तो ये बड़ा मौका हम खोने जा रहे हैं. देखिए, एक समय आता है कि जब भारतीयों की क्या कीमत थी विदेश में, ये आप भी जानते हैं नबियार जी. कोरोना के समय जिस तरह से मोदी जी ने पूरी दुनिया को मदद दी, दुनिया के लोगों का भारत को देखने का नजरिया बदल गया. फिजी के प्रधानमंत्री आते, वो पांव छूते, अरब के प्रधानमंत्री या वहां के शेख आते हैं तो गले मिलते हैं. अब आप देखिए दुनिया में जो परिवर्तन हो रहा है, तो यदि आपको खुली आंख से नहीं दिख रहा है तो ये आपकी दिक्कत हो सकती है. ये मुझे यानी कांग्रेस केवल और केवल द्वेष और केवल मोदी विरोध, बस इसी को लेकर वे बात कर रहे हैं. नबियार जी, क्या आपको लगता है कि जितने कांग्रेस के नेता ये आज ये सभाओं में जाते होंगे या लोगों को संबोधित करते होंगे, क्या ये बात करते नरसिंह राव जी देश के प्रधानमंत्री जब बने राजीव गांधी जी के बाद में, तो उस समय का जीडीपी क्या था, उससे कि हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी, आज हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत कितनी है, उस समय हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपने बजट का क्या हिस्सा एक्सपेंडिचर में डाइवर्ट कर रहे थे, आज हम कितना खर्चा कर रहे हैं.
देश में बड़े बड़े रास्ते बन रहे, क्या इस पर कांग्रेस बात कर रही है? तो कांग्रेस बात नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस जवाब ही नहीं दे पाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, आज हमारी अर्थव्यवस्था ये दुनिया में चौथे नंबर पर आने की कगार पर है, बहुत जल्द हम तीसरे नंबर पर पहुंचेंगे। जी। तो क्या ये अर्थव्यवस्था जब 11वें नंबर से 5वें नंबर पर आना प्रारंभ हुआ, क्या कभी कांग्रेस ने इस पर हमसे बहस की? नहीं की। क्या कभी देश भर में जीएसटी जो कांग्रेस चाहती थी वो हमने लाया? अब पूरे दुनिया में जीएसटी भारत में कैसे चल रहा है इसके बारे में लोग आकर रिसर्च कर रहे हैं। बाकी देशों ने इसका अनुकरण करने का प्रयास किया, उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन हमारे इधर तो हमने करके दिखाया। अभी भी उसमें कुछ खामियां हो सकती है, सुधारने का प्रयास तो निरंतर है, लेकिन कांग्रेस कभी इस पर आपसे बात करेगी? सर, नहीं करेगी। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, आईएमएफ, अब ये खुद होकर बात कर रहा है कि भारत के गरीबी में कमी आई है, भारत के नीचे स्तर के व्यक्ति की रोज की आय में अब बढ़ोतरी हो चुकी है। ये दुनिया कहती है, ये हम नहीं कहते। क्या कांग्रेस कभी इस पर बात करेगी? सर, वो बात नहीं करेगी। वो केवल और केवल आपको इसी बात में उलझा कर रखेगी, क्योंकि ये बात करने के लिए दुनिया के सामने अभ्यास से ये सारे विषय रखने पड़ते हैं। दुर्भाग्य से आज कांग्रेस के पास ना तो लीडरशिप में इतनी क्षमता है, ना उनके नेताओं में क्षमता है। ये बात तो जरूर है। You know, Kankar Sahab, Kharge Sahab was saying that look at the way BJP is functioning, एक totalitarian, dictatorial, autocratic manner में मोदी साहब फंक्शन कर रहे हैं। बोले कि मोदी साहब बोलते हैं कि मोदी गारंटी, मोदी जी का गारंटी, वो नहीं कहता कि बीजेपी का गारंटी है या सरकार का गारंटी है। खड़गे साहब कहते हैं कि वाई इज ही टेलिंग मोदी गारंटी, और इसे ये धोखा देने वाला गारंटी है। मोदी जी के खुद के स्टेट जो पहले गुजरात था, 3 साल में उन्होंने स्टैटिस्टिक्स दिया कि 25,000 सुइसाइड, 500 स्टूडेंट सुइसाइड। बोले नथिंग इज रॉन्ग, ये मोदी जी का गारंटी, ये धोखा देने वाली गारंटी है। पर मोदी जी का कहना है मोदी जी का गारंटी है, गारंटी पूरे होने वाले गारंटी। यू नो हाउ यू डिफरेंशिएट दैट? आई मीन यू कांट जस्ट राइट हिम ऑफ, खानकर साहब। नंबियार जी, जब मैं स्कूल में भी नहीं था, मैं केवल 3 साल का था, और देश में इमरजेंसी के पहले उस समय के दिल्ली के एक न्यूज़पेपर में एक फोटो आई थी, जिसमें इंदिरा गांधी जी बैठी है और कांग्रेस के सारे नेता हाथ बांधकर उनके सामने खड़े हैं। ये एक फोटो उस समय वहां के दिल्ली के एक न्यूज़पेपर में आई थी। उसको कहते हैं डिक्टेटरशिप, उसको कहते हैं कि एक व्यक्ति के हाथ से पूरी जनतंत्र को चलाना। अब खरगे जी क्या कहते हैं, इससे हम क्यों डिस्टर्ब हो सर? अब इसके पहले भी सरकार आई थी, तो कम से कम याद कीजिए, बरुआ जी कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। बरुआ जी की ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। कभी हमने तो ये नहीं कहा ना। टमटा साहब की थी सर स्टेटमेंट। चलिए, हाँ, टमटा साहब की स्टेटमेंट थी सर। बेचारे देवकांता बरुआ को वैसे क्रेडिट मिल गया। नहीं, ऐसा है कि अटल जी ने उस पर कविता लिखी थी जी, याद है। घास अकल चरने गई बरुआ जी आपकी जी। ये इसलिए मैंने उसका उदाहरण दिया। जी, जी, सर, ये गलती कभी हमने तो नहीं ना की। ऐसा है कि कौन क्या कहता है सर। देखिए, मैंने आपको यही कहा कि गुजरात के विकास का मॉडल, ये केवल ये तो लोगों में बात करते थे ना सर। आज मैं हर चीज को केवल मैं आपसे बहस कर रहा हूं या मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं नंबिया जी, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं। कभी भी विकास के मॉडल को जो पूरे विश्व में या पुराने भारत में भी जो अर्थशास्त्री जिसको इसका एनालाइज करते थे, आज गुजरात से काम मांगने के लिए वहां का युवा यदि कहीं जाता होगा तो वो कनाडा जाता है, वो यूएस जाता है, वो लंदन जाता है, वो देश के किसी और हिस्से में नहीं आता है। आप उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये सारे जो राज्य हैं, इन राज्यों में से आप कंपैरेटिवली जो माइग्रेशन होता है युवाओं का, तो वो कितने प्रतिशत पर आकर रुका है, ये कभी आपने थोड़ा सा इसका रिसर्च भी मुझे लगता है ये करना पड़ेगा। अब खरगे जी जो बात कह रहे हैं, तो सर ऐसा है कि कभी ना कभी इसका एनालाइज तो हमें करना पड़ेगा कि देश के किसानों की जो स्थिति आज है और देश के किसानों की गए 15, 20, 25 साल पहले की जो स्थिति है, कभी ना कभी इस पर तो हमें बहस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस
बार बार ये झूठ बोलेगी। और ये झूठ इसलिए कांग्रेस बोलती है क्योंकि वो अपनी असफलता, अपने राज की, उसे छिपाना चाहिए। इसके पहले भी राजीव जी, आपको याद होगा जी। कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और शरद पवार देश के कृषि मंत्री थे, जिसका उल्लेख होता है कि हमने 68,000 78,000 किसानों का जो ऋण था हमने माफ किया। क्या राजीव जी आप ये जानते हैं इस बात को कि वो पैसे किसके खाते में चले गए? मालूम है सर, उसके ऊपर हमने बहुत काम तो किया। बराबर है। जी। तो मुझे बताइए ना, जब गए 2-3 साल से प्रधानमंत्री जी किसानों के सर वो तो खाते में कांग्रेस ने पैसा बोला, डाला। सर वो तो कांग्रेस ने बोला, आप किसकी बात कर रहे हैं? कांग्रेस ने खुद ने बोला कि ये तो एनसीपी वाले जितने थे, जो कोऑपरेटिव बैंक के जो मालिक हैं, कोऑपरेटिव बैंक वाले हैं, उनके पास गया पैसा। तो किसानों मुझे के पास बताइए कहाँ ना, है? ऋण किसका माफ हुआ? तो जी। जो सोसाइटीज और जो बैंक, उसमें भी मैं आपको बता दूं राजीव जी, यदि इस बात की रिसर्च हुई कि उनमें से कि कौन से व्यक्ति का कितना ऋण था, उसमें से अल्पभूधारक कितने थे और जमींदार कितने थे जिन्होंने ऋण लिया हुआ था, ये थोड़ा इसका भी रिसर्च शरद पवार जी के कार्यकाल में क्या क्या हुआ, इसका कभी ना कभी तो हमें करना पड़ेगा। ये कांग्रेस, जी। यानी शरद पवार जी भी कांग्रेस से ही निकले हुए, कोई अपनी अलग उनकी सोच है नहीं। वो नाराज कांग्रेस पार्टी थी, ये एक ही उसका मतलब था कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया, इसलिए उन्होंने एनसीपी बनाई। उसने नाम तो है नेशनलिस्ट रखा, लेकिन वास्तविकता में वो नाराज कांग्रेस पार्टी थी। जी। लेकिन गए तो That's a उन्हीं new के one, साथ that's a जिनका nice one. विरोध, नाराज कांग्रेस पार्टी, माशाल्लाह। वो वही से जबरदस्त। बाहर, वो बाहर, That's good. वो वही से, मगर नाराज वो वही कांग्रेस से- पार्टी अभी अजित पवार जी के पास चला हाँ, गया। अभी आज बीजेपी के पास है, अब नाराज नहीं है, अब नई नवेली नहीं। कांग्रेस पार्टी है। हम भविष्य में देखिए सर, अजित पवार जी का हुलिया बदल जाएगा, कितना जी। बड़ा चेंज उनमें भी आने वाला है। क्या बस बात है, बारामती का रिजल्ट आने दीजिए, आपको उसका भी सर हुलिया पता वो तो चल दिख रहा है, जाएगा। अभी अभी इंडिकेशन आ रही हैं। लेकिन आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, ये अभी सवाल मैंने पूछा था, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ थे, मैं उनसे यही पूछ रहा था कि भाई जिस प्रकार कांग्रेस के अंदर लोग बड़े तिलमिला जाते थे कि कहीं से उठा करके पैराशूट से ला करके पता नहीं किसको कहाँ कहाँ पे आप डाल देते थे, आज भी देखिए सर, कांग्रेस के कितने नेताओं को आपने पार्लियामेंट में भेज दिया। हमारे बड़े अच्छे मित्र कृपाशंकर सिंह जी को जौनपुर की सीट आपने दे दी। अब क्या जौनपुर का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और नेता है, वो क्या सिर्फ दरी बिछाने के लिए, कनात लगाने के लिए, पोस्टर लगाने के लिए है क्या? आपसे पूछ रहा हूं सर। वहां के धनंजय सिंह बेचारे, अखिलेश सिंह जी, उन्होंने तो अपनी नौकरी से भी रिजाइन कर दिया, बीजेपी के लिए इतने सालों से काम कर रहे हैं, वहां पर आकर के कृपाशंकर सिंह लड़ेंगे। आपके भी बड़े अच्छे मित्र हैं, ऐसी बात नहीं है, हमारे भी हैं। जब कांग्रेस में थे तब भी आपके अच्छे मित्र थे, अब तो खैर बड़े घनिष्ठ संबंध होंगे आपके। तो जरा बताएं सर, ये क्या है? मुझे अपेक्षा थी कि सर आप ये सवाल मुझसे पूछेंगे, बिल्कुल। और मैं अगली बार जब आऊंगा तब आप मुझसे और सवाल पूछेंगे कि तभी महाराष्ट्र की उम्मीदवारों की लिस्ट डिक्लेयर हो चुकी होगी, क्योंकि तो मुझे पता है कि आप मुझसे सवाल जरूर पूछेंगे। जी। देखिए ऐसा है राजीव जी, एक बड़े लक्ष्य को लेकर हम चले। मुझे याद है कि जब महाराष्ट्र में शिंदे गुट, उसके बाद में अजित पवार, ये जब सवाल विषय आया था, तब मैं भी मराठी चैनल्स पर जाता था, तो ये सवाल हमसे भी पूछा जाता था। तब मैंने ये कहा था कि हाँ, कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ता है, और आपसे भी आज ये कह रहा हूँ, एक बड़े लक्ष्य को लेकर हम चले। और मैं आप जो बात कह रहे उससे मैं दरकिनार नहीं करूंगा। कभी कभी ये कार्यकर्ता को समझ में नहीं आता, हाँ, लेकिन कुछ निर्णय पार्टी को करने पड़ते हैं। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना से तो हमारी नैसर्गिक युति थी ना, भावना से जुड़ी हुई थी, लेकिन एनसीपी के साथ हमारी राजनीतिक युति है। हमने राजनीतिक युति इसलिए की है कि जिन्होंने हमें धोखा दिया उन्हें हम सबक सिखाना चाहते थे। कभी कभी राजीव जी मन मारना पड़ता है ना, मन मारना पड़ता है। हमें भी तो कुछ बातें लगती है नहीं, लेकिन जिन्होंने हमें धोखा देकर राजनीति की, उन्हें जब यदि सबक सिखाना है तो कभी कभी ये निर्णय करने पड़ते हैं। तो सर लेकिन मुंबई में जिन्होंने सारी उम्र लगा दी, 50 साल उन्होंने लगा दिए मुंबई में राजनीति में, उनको आपने जौनपुर भेज दिया। जौनपुर में क्या, जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन नहीं है? मैं तो सबको जानता हूं वहां पे, जौनपुर में सब दोस्त हैं अपने, और अभी नाराज हैं सर।
चलिए काम करेंगे। ऐसी बीजेपी का पुराना कल्चर है, मैं मान करके चलता हूँ, बीजेपी का कल्चर है, कोई बगावत नहीं करेगा। लेकिन आपको लगता नहीं है ये जरा नाइंसाफी है लोकल लोगों के साथ? यहां से खड़ा कर देते हैं उनको, ऐसी क्या बात है? ये पूनम महाजन की सीट हमने सुना जाने वाली है, वहां से खड़ा कर देते हैं बैंड्रा से। बड़े इच्छुक थे वो, आपने घोषणा बड़े कर दी। बड़े 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 इच्छुक थे वो यहाँ से लड़ने के लिए, कृपा शंकर सिंह जी। बोलिए ना सर। ये मुंबई के बारे में आप मुझसे पूछेंगे तो इसकी मुझे अभी तक तो कोई जानकारी नहीं है। सर अभी मैं ये थोड़ी पूछ रहा फिलहाल हूं, मैं ये कहता हूं कि आपके पास विकल्प था, कृपा शंकर सिंह जी को मुंबई से अकोमोडेट कर सकते थे। मैं आपको ये बोल रहा हूं, यूपी भेजने की क्या जरूरत थी? हम लोगों से दूर कर दिया आपने। ऐसा है कि राजीव जी, यदि मैं इसका हंसते हुए जवाब दूं जी। तो एक बड़ा शायराना नगमा है, हर मुलाकात का मतलब जुदाई क्यों है। क्या तो बात है। अब इसका कोई हल नहीं है कि वो आपको छोड़कर जौनपुर चले गए, चलिए। आपको स्वीकारना तो पड़ेगा। जी। आप जो मुझसे बार बार सवाल कर रहे हैं, जी। तो राजीव जी मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहा है। इसका मैं आपको सिंपल उदाहरण दे देता हूँ। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी ने हमारे साथ धोखा करके कांग्रेस और एनसीपी के साथ उन्होंने सरकार बनाई, फिर चले गए। हम 2.5 साल सत्ता के बाहर थे, कोरोना का समय था। जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी ने बदले की राजनीति यहाँ पर चलाई, उसके बावजूद एक भी विधायक या एक भी नेता यह भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर इनके साथ नहीं गया। हमने विरोधी पार्टी में बैठना पसंद किया और कार्यकर्ताओं जिस तरह से कोरोना के समय काम किया, देखिए मैं आपको उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि कमिटमेंट पार्टी से है, सर कमिटमेंट ये तो पार्टी का ट्रेडिशन रहा है सर। अब जब आपकी, मैंने आपको कितनी बार बताया, जब आपकी 2 सीटें थी लोकसभा में, हम तो उस वक्त भी जर्नलिस्ट थे दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता नेता कोई नहीं टूटा, कोई कांग्रेस में नहीं गया, कोई कहीं और नहीं गया, एक भी नहीं गया। सिर्फ 2 सीटें थी, उसके बावजूद वो तो, उसके ऊपर तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। मेरा ये कहना है, इन दी ओवरऑल स्पिरिट ऑफ थिंग्स, परहैप्स द बीजेपी वर्कर्स दे डिजर्व बेटर। लाइक मैं जैसे बार बार बोलता हूं, प्रदीप जी, मेरी समझ में गणेश खानकर जी से ज्यादा प्रतिभाशाली या ज्यादा कॉम्पिटेंट, ज्यादा सक्षम कोई और कैंडिडेट नहीं है लोकसभा के लिए मुंबई की किसी सीट से। मुझे लगता है इनको पार्लियामेंट में होना चाहिए, मुझे लगता है इनको कैबिनेट में होना चाहिए। अब मेरा ये कहना है कि वो कैबिनेट में कहां से जाएंगे जब यहाँ पे अशोक चौहान आ गए हैं, उधर से मिलिंद देओरा आ गए हैं, उधर से पता नहीं कौन कौन आ गए हैं। तो गणेश खानकर जी का नंबर कब आएगा, ये बताएं सर। गणेश खानकर का नंबर कब आएगा? मैं गणेश खानकर व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गणेश खानकर जैसे अन्य जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लॉयलिस्ट हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनका नंबर कब आएगा सर? ये आपकी बात बिल्कुल सही है राजीव जी। राजनीति में इच्छा होना और राजनीति में लक्ष्य को लेकर काम करना, इसमें कोई गलत बात नहीं। यदि लक्ष्य नहीं हो तो राजनीति में केवल सेवा भाव से मैं काम कर रहा हूँ, ये बताना भी चाहिए। लेकिन देखिए सर, ऐसा है कि एक मैंने आपसे जैसे ही कहा, 2014 के बाद में जो राजनीतिक परिस्थिति देश में बदलती जा रही है और जिस तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा है कि उम्मीद जो होगी तो हमसे ही होगी ना सर। और ऐसा है कि हम कहीं पर कम पड़े इसलिए हम किसी को पार्टी में ले रहे, तो हम इसीलिए जरूर नहीं ले रहे। ये मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है सर, हम तो मजबूत है। पार्टी का कार्यकर्ता जिस तरह से काम कर रहा है वो तो पार्टी को मजबूत ही कर रहा है, लेकिन सामने वाले को पूरी तरह से निस्तानाबूद करने के लिए ये भी हम कर रहे हैं। आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। मैं जानता हूँ जिस सवाल आपने मुझसे पूछा तो मेरी इच्छा नहीं है, तो मेरी इच्छा जरूर है सर, मैं भी कुछ बनूं, होनी भी चाहिए। लेकिन आज मैं जो आज देख रहा हूँ जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, ठीक है, मैंने स्वीकार कर लिया कि हाँ, ये करते समय यदि भोग देने की आवश्यकता पड़ी तो बाहर वाला कोई आकर भोग दे, इसकी हमें बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं, भोग हमें ही देना पड़ेगा। जिस दिन हम भारतीय जनता पार्टी का काम करने के लिए निकले, या जिस दिन मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में गया, उस भगवे ध्वज के सामने नतमस्तक होकर मैंने अपनी प्रार्थना कही, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। तो उस दिन मैंने अपने आप को तो उस दिन खो दिया था ना राजीव जी।
जी। राजनीति में भी आए तो सोच विचार करके, जब मेरे जैसा कार्यकर्ता मुंबई शहर में भारतीय जनता पार्टी का काम करने लगा तो मेरे अगल बगल के 100 में से 99 लोग ये शिवसेना या किसी और पार्टी में थे, मैं भारतीय जनता पार्टी में चला गया। तो क्या उन्होंने कुछ सोचा नहीं होगा? तो उन्होंने अपना स्वार्थ सोचा होगा। मैं निस्वार्थ से यहाँ पर काम करने आया, तो शायद उसका जो परिणाम है उसके लिए मैं तैयार हूँ। हाँ, लेकिन एक बात तो जरूर कहूंगा राजीव जी, और ये मैं बात हमेशा कहता हूँ, जो सपने हमने देखे थे ना, वो सपने पूरे होंगे ये हमने जिंदगी में नहीं सोचा था। आज वो सपने हम साकार होते हुए देख रहे हैं, बस हमें उसकी खुशी ज्यादा है। मेरे वैयक्तिक खुशी से, मेरी वैयक्तिक महत्वाकांक्षा से भारत माता का आज उद्धार हो रहा है। पूरे विश्व में हम जिस रास्ते पर चल पड़े हैं ना, जी। हम उससे राजीव जी बहुत खुश है। कभी कभी आप जो बात कह रहे हैं ना, तो ये मोमबत्ती है जो जलती रहती है, जलती रहती है, जलती रहती है, चलती रहती है। जब तक जलेगी वो प्रकाश ही देने का काम करेगी, जब तक उसकी क्षमता खत्म हो जाएगी शायद कोई उसे नहीं देखेगा, एकदम लेकिन जब तक राजेश वो खन्ना के जलेगी, डायलॉग लेकिन आपने तो देने का काम ही करेगा। राजेश खन्ना टाइप स्टाइल के बात है एकदम। राजेश खन्ना का ये तो मुझे तुरंत राजेश खन्ना याद नंबियार आ जी, गया। नंबियार जी, मैं इतना बड़ा खूबसूरत व्यक्ति तो हूँ नहीं साहब। लेकिन अरे गणेश डायलॉग खानकर साहब- डायलॉग इतना डिलीवरी फर्स्ट क्लास था, गणेश खानकर साहब, ब्यूटीफुल। तो लेकिन- याद है, अचानक राजेश खन्ना याद है। लेकिन गणेश खानकर साहब, आपकी जो लॉ है वो तो पार्टी दोनों तरफ से जला रही है। मोमबत्ती तो ज्यादातर एक ही तरफ से जलती है, आपने तो अपने आप को दोनों तरफ से जला लिया है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं आपका मित्र हूं और हम लोग आपके प्रशंसक हैं, हम लोग आपको बहुत एडमायर करते हैं। आपने तो अपनी मोमबत्ती को, अपनी फ्लेम को, अपनी टॉर्च को दोनों तरफ से जला लिया है और आप रोशन कर रहे हैं पूरी बीजेपी को, आप और आप जैसे अलग लोग जो हैं। और नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं सर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, वेरी फ्रैंकली। और जो आपने कहा कि आपने सपने साकार होते हुए देखे, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगला सपना कौन सा है जो आप साकार होते हुए देखना चाहते हैं? 2024 के चुनाव के बाद आपने कहा 370 के ऊपर सीटें आ जाएंगी सिर्फ बीजेपी की, 400 पार होंगी एनडीए की, नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, तीसरी बार तिबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आप क्या चाहेंगे कि आपका कौन सा सपना साकार हो, वो भी जरा बता दें सर। राजीव जी देखिए, ऐसा है कि आज मैं आपको, अभी आपने सवाल पूछा तो मैं आपको बता देता हूँ। जी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयं सेवक हूँ। जी संघ का काम करते करते मैं राजनीति में आया और मैंने खुशी से भारतीय जनता पार्टी का काम जी। करना मैंने स्वीकार किया। उस समय कोई स्वार्थ होता तो जहां पर कुछ बड़प्पन मिलता, जहां कमर्शियल राजनीति होती है, उसमें भी मैं जा सकता था। हमने ये अपने मन से स्वीकार किया हुआ है। एक खुशी तो इस बात की है, जब 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होकर देश में 100 साल होंगे, तब लाल किले से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले से भाषण देगा। ये जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी। दूसरा विषय मैं आपको बता देता हूँ, संघ में हर 14 अगस्त को हम अखंड भारत दिन मनाते हैं। और मुझे याद है, मैं आपको इसके पहले भी मैंने एक बार आपसे कहा था जी कि इजराइल इसीलिए जिंदा है ना कि हजारों वर्षों से वहां इजराइल में माओ ने अपने बेटों को सुनते समय ये कहा था कि कभी ना कभी हम अपने देश में इजराइल में मिलेंगे। नेक्स्ट ईयर इन जेरूसलम, दैट बराबर है जी, अगले साल यरूशलेम में। जी तो मैं भी आपसे ये कहता हूं, देखिए सपने तो जो देखे थे धीरे धीरे साकार हो रहे। 370 हट गया, राम मंदिर बन गया, बाबा काशी विश्वनाथ जी का मंदिर लगभग पूरा हो गया, मथुरा का समय तो नजदीक आ चुका है। जी ये अखंड भारत का सपना है ना राजीव जी, मुझे पता नहीं आप होंगे नहीं होंगे, मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, हम तो अपने घर में तस्वीरों में टंगे रहेंगे, लेकिन कभी ना कभी ये अखंड भारत के सपने को लेकर जब इस देश का युवा जिएगा, इस देश का सारा समुदाय जिएगा, मुझे लगता है उस दिन ये अपना सपना साकार होगा। कितने साल लगेंगे ये हमें पता नहीं है, ये हमें पता नहीं है, लेकिन आज हम उसकी नींव रख रहे हैं। ये भारत अखंड था, पूरे विश्व में भारत का नाम लिया जा रहा था, यहाँ पर सारे सुखी संपन्न लोग रहते थे। बस हम उसी भारत की कल्पना को लेकर आगे बढ़ेंगे और यही हमारा सपना है। हम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे। पूरी दुनिया अपनी, भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं तो पूरी दुनिया मोदी जी की बात को मान रहे।
सारे लोग खुशी से यहाँ पर रह रहे हैं। पूरी दुनिया आज एक नई नजर से इस भारत को आपसे देख रही एक है। सवाल पूछता हूं सर, क्या चाहिए हमें? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मेरे दिल के बड़ा करीब है। क्या बलूचिस्तान में, जहां से मेरा परिवार आता है, वहां पर क्या हिंगला माता के मंदिर में हमको पूजा करने को मिलेगा? क्या प्रार्थना करने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये बताएं। शक्तिपीठ है सर वो। राजीव जी, मैंने आपसे तो बात ये कही ना, मैं वही तो बात आपसे कह रहा हूं। जी, अब तो 10-15 साल में आप होंगे नहीं होंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन इस सपना तो लेकर जिएंगे ना साहब राजीव जी। और कम से कम आज ये सपना हर कोई देखना चाहता है और लोगों ने देखना प्रारंभ किया है। ये मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूं आपके चैनल पर, क्योंकि आपने मुझे कहा है। और राजीव जी देखिए, इस भारत की बड़ी 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 परंपरा रही है कि यहाँ लोग खुशी से एक दूसरे को प्यार करते हुए लोग रहते थे। जी, देखिए, हमारा इतिहास तोड़ मरोड़ पर हमें सिखाया गया और हमारी जो ताकत थी उसे हमें कभी नहीं बताया। इसलिए मैंने कहा ना कि यहाँ जो रहता है वो हर व्यक्ति खुशी से यहाँ रहता होगा, रहेगा। और जो सपना आपने कहा है राजीव जी, इसी के लिए तो हम जी रहे साहब, इसी के लिए तो जी रहे ना। मुझे पता है ये बहुत आसान नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो ये सपना साकार होगा। यदि वो सपना साकार हुआ, ये तो हमारा ही था ना साहब, ये क्यों नहीं होगा, जरूर साकार होगा। क्या बात है, जबरदस्त। जय सिया राम। बहुत जय बहुत सिया शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। गणेश खानकर जी, आपको बहुत बहुत बधाई। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही जल्द मैं आपको, चलिए, राज्यसभा या लोकसभा में बहुत जल्दी देखूंगा। And we love the way you talk, and we love the way you talk. आप जिस प्रकार से बातें करते हो, you don't have to be, Rajesh Khanna was never handsome. I never found Rajesh Khanna handsome. Ganesh Khanna. But I find but the beauty of the word, the beauty of the language. But I find Mr. Ganesh Khankar handsome. Yes, that's what I'm saying. Handsome is he, as my father used to say, handsome is he as handsome does. Handsome काम होने चाहिए साहब, हैंडसम सीरत होनी चाहिए। सूरत आती है जाती है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिलहाल आपको जय सिया राम, हर हर महादेव। हर 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 महादेव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you. Well, the BJP 370 plus, that's what they say, and their partners, BJP and the partners together, more than 400. And the way people like Lalu Yadav and everybody else are helping the BJP, that's a realizable dream. I think it might just happen. हर बार कोई ना कोई आ ही जाता है प्रदीप जी। तो मनीष शंकर अय्यर जी बोल देते हैं चाय वाला, राहुल गांधी जी बोल देते हैं चौकीदार चोर है, और अब लालू यादव जी ने पता नहीं क्या क्या उनके मन में आई परिवार वगैरह के बारे में कि भाई अपना सर नहीं मुंडवाया, दाढ़ी नहीं कटवाई, ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये कोई कहने की बात You suddenly find the BJP is totally overcharged after this particular remark. They say we've got it, we've got it. We are going to hold the bull by its horns. प्रदीप जी, And सबसे there's बड़ी no बात way. यहाँ पर ये है, किसी के व्यक्तिगत विश्वास पर, किसी की व्यक्तिगत श्रद्धा पर, किसी की व्यक्तिगत परंपरा पर इस प्रकार का कटाक्ष करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। और जिस प्रकार मोदी जी की पत्नी के बारे में, बाकी सबके बारे में बोलना, मतलब ये ठीक नहीं है। अगर आप ऐसा बोलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, पिछली बार बीजेपी को 36 या 38% वोट मिले थे, इस बार 40% के ऊपर चले जाएंगे। क्या करेंगे फिर आप लोग? वैसे ही बैठे रहेंगे। लेकिन फिलहाल लेट्स आस्क